हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हम आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो लॉस एक्सप्लेन करने से पहले एक टॉपिक है मोमेंटम, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मान लो आप खड़े हो। अब आपके फ्रेंड ने एक प्लास्टिक की बॉल फेंकी और एक कॉर्क की बॉल फेंकी। कॉर्क की बॉल समझते हो ना? हाँ, कॉर्क की बॉल फेंकी। तो जब आप प्लास्टिक की बॉल कैच करोगे तो वो आपको कैसी लगेगी? हल्की लगेगी। और जब आप उसको कॉर्क की बॉल को कैच करोगे तो वो थोड़ी सी हैवी लगेगी। ठीक है। अब मान लो आपके वो फ्रेंड ने जो फेंकी बॉल वो थोड़ा पास से फेंकी और थोड़ा धीरे फेंकी, तो आपने इजीली कैच कर लिया। वहीं अगर वो थोड़ा दूर हो और उसने बहुत स्पीड में फेंका हो प्लास्टिक की भी बॉल और कॉर्क की भी बॉल, तो आप प्लास्टिक की बॉल तो इजीली कैच कर लोगे और आपको चोट भी नहीं लगेगी। लेकिन जब कॉर्क की बॉल जब स्पीड से आएगी तो क्या होगा? आप जब उसे कैच करोगे तो आपके हाथ में लग भी सकती है। तो ये डिफरेंस क्या है? क्यों? मतलब हम अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट है और कम वेलोसिटी से फेंका गया हो तो हमें उतना हर्ट नहीं होता। वहीं अगर ऑब्जेक्ट अगर उसका मास ज़्यादा हो और वेलोसिटी भी ज़्यादा हो तो हमें वो ऑब्जेक्ट को अगर हम कैच करेंगे तो हर्ट होता है। मोमेंटम यही है कि मोमेंटम डिपेंड करता है कि मास क्या है और किस उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। तो जो इफ़ेक्ट है ऑब्जेक्ट का जब स्ट्राइक करती है, तो जो इफ़ेक्ट है ऑब्जेक्ट का वो किस पे है? दोनों पे है। मास पे भी डिपेंड करता है और उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर प्लास्टिक की बॉल फेंक रहा है और उसकी वेलोसिटी कम है तो आपको उतना हर्ट नहीं होने वाला। ठीक है। वहीं अगर थोड़ा मास ज़्यादा है, जिसका कॉर्क की बॉल है उसका मास ज़्यादा होता है और वो अगर हाई स्पीड से फेंकेंगे तो आपको हर्ट हो सकता है। तो जो इफ़ेक्ट है ऑब्जेक्ट का जब वो स्ट्राइक करती है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो किस पे डिपेंड करता है? मास पे और वेलोसिटी पे। तो मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और वो किस पे डिपेंड है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम की डेफिनेशन हम लिखते हैं कि मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। p इज इक्वल्स टू mv and momentum is vector quantity. It is vector quantity. Because it has magnitude, मतलब weight, mass and as well as direction also. So it is a vector quantity. तो मोमेंटम अगर समझ नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि मान लो बुलेट है। बुलेट मतलब गन की बुलेट। तो अगर आप उसको बुलेट को अगर गन से स्ट्राइक करोगे, ठीक है, तो वो मान लो लकड़ी की वुडन प्रैंक में अगर आपने बंदूक चलाई, गन चलाई, तो वो जो बुलेट है वो उसमें घुस जाएगी। ठीक है। वहीं अगर हाथ से उस बुलेट को फेंकोगे तो वो वुडन प्रैंक में एक स्क्रैच भी नहीं आने वाला। क्यों? मतलब अगर अब गन से जब बुलेट निकली तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण उसका मोमेंटम ज़्यादा था। वहीं अगर आप हाथ से फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, तो वो आपकी जो वुडन प्रैंक है उसमें स्क्रैच भी नहीं आने वाला। तो मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। ठीक है। और मोमेंटम क्या है? मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये अब डेफिनेशन, ये लॉ है न्यूटन का सेकेंड लॉ, जो कि कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इतने बड़े लॉ को मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो F इज इक्वल्स टू ma। F इज़ फोर्स एंड m इज़ मोमेंटम एंड a इज़ एक्सीलरेशन। मतलब ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा? जब उस पर
फोर्स लगेगा। सो द फोर्स इज़ नेसेसरी टू कॉज अ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है अगर मोमेंटम को चेंज करना हो। अब ये F = ma कैसे आया ये हम प्रूफ करके बताते हैं। उस कि m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। अगर F फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v। अगर t टाइम में F फोर्स हम लगा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइनल v हो जाएगी। तो अगर मुझे इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, द इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, एम वी मास इनटू वेलोसिटी। अब इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल मोमेंटम की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इनिशियल मोमेंटम = m। अब v की जगह पे u, क्योंकि v हमारा क्या है, वेलोसिटी हमारी क्या है, u है। वैसे ही फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम वी। अब जिस रेट से हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया, स्पेस नहीं है तो जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो क्या है, एम वी माइनस एम यू, और टाइम कितना है, टी। जब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते थे तो हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते थे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो जो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और टाइम टी। अब मैं इसमें क्या करती हूँ कि m कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बचा, v माइनस यू अपॉन टी। अब आपको पता है कि इतने की वैल्यू क्या होती है, a के इक्वल होता है। हमने पढ़ा था a = v माइनस यू अपॉन टी। तो मैं इतने की जगह पे अगर a लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो m a। अब चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, m a के इक्वल आ गया। और आपका जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो सेकेंड लॉ कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किसके इक्वल है, फोर्स के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है हमारा, एम ए। सो न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड्स लॉ, rate of change of momentum, that is ma, is directly proportional to the applied force। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ उस स्टेटमेंट को। अब मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो मैं क्या करूँगी, कांस्टेंट लगा दूँगी। तो F = k m a। k क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी मैंने हटाया, उसकी जगह पे ये एक वैल्यू लिखनी पड़ती है k, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर ही है। k की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो आपका आ जाएगा F = m a। यही आपका न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। आया समझ में? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।